जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की फिर से नई कक्षा, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत कौन से भाग में हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इनको हम? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये दिए गए हैं, आपको बताना है संविधान के भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो अगर हम यह बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी दिए गए हैं संविधान के भाग 4 में। तो भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अगर हम बात करें भाग 4 ए की, तो भाग 4 ए में हमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। क्लियर है। अगर यहीं हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 हमारा संबंधित है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से। और इसी के साथ अगर हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में दिए गए हैं हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों की बात की गई है भाग 3 के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है, टूकन नाम का पक्षी कहाँ पाया जाता है। तो टूकन एक पक्षी है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि टूकन क्या है। तो टूकन एक पक्षी होता है, और अब हमें बताना है कि ये कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जिन भी बच्चों का जवाब यहाँ जा रहा है दक्षिण अमेरिका के साथ, उनका जवाब एकदम सही होगा। दक्षिण अमेरिका में ही टूकन नाम का पक्षी पाया जाता है। और अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों महाद्वीप जो हैं ये पड़ते हैं हमारे पश्चिमी गोलार्ध में। और इसी के साथ अगर उत्तरी अमेरिका की हम बात करें, तो उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और दक्षिणी अमेरिका से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। और अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के अंदर ही पड़ने वाला एक देश है। अब बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, समतल भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कंगारुओं के देश के नाम से भी जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ही एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है एमू। और ये एमू जो पक्षी होता है, ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, और इसके 3 पैर होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दिया है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है रोकना, बी है आपका अधिकार क्या है, सी है सूचित किया जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी जवाब यहाँ जा रहा है उत्प्रेषण का अर्थ सूचित किया जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, उनका जवाब एकदम सही होगा। उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचित किया जाता है या फिर प्रमाणित किया जाता है। क्या होता है इसका मतलब? सूचित किया जाता है या प्रमाणित करना या प्रमाणित किया जाता है, ये इसका अर्थ होता है उत्प्रेषण का। ये रिट होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, और रिट जारी जो की जाती हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर दी गई है। और आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 32 के तहत ही हमारी ये रिट करने की जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और हाई कोर्ट को भी। तो हाई कोर्ट के पास जो ये पावर होती है रिट जारी करने की, वो आर्टिकल 226 के अंदर दी गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है, तो वो है हमारा 32। क्लियर है। और यदि हम बात करें रोकना की, तो रोकना जो होता है यहाँ पर, ये आता है प्रतिषेध के अंदर। चलिए, और अधिकार परीक्षा अगर हम बात करें तो यह अधिकार परीक्षा एक रिट होती है, जो कि आपका अधिकार क्या है उसका अर्थ ये होता है ये उससे संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है,
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1191, बी है 1192, सी है 1193 और डी है 1194। तो जिनका भी जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उनका जवाब एकदम सही होगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गोरी किस किस के बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और इसमें मोहम्मद गोरी क्या हुआ था? हार गया था। फिर इसके ही अगले साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोबारा से युद्ध होता है, जिसे हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। और दूसरे वाले युद्ध में गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ 1194 की, तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। और ये जो चंदावर का युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और ये हुआ था जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद पराजित होता है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1191। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताना है गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है। तो हमें उस वेद का नाम बताना है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो जिनका भी जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, उनका जवाब एकदम सही होगा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यदि हम यहाँ बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को वेदों के वेद के नाम से भी जाना जाता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में ही दिए गए हैं 10 मंडल और इसके 10वें मंडल में दिए गए हैं पुरुष सूक्त के बारे में। और पुरुष सूक्त के अंदर ही बात की गई है 4 वर्णों की, जो क्रमशः हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद में हमें बताया गया है इसके अंदर ये जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित वेद होता है। और अथर्ववेद जो होता है ये हमारा जादू टोने से संबंधित वेद अथर्ववेद है। और इसी के साथ ये औषधियों से संबंधित भी वेद अथर्ववेद है, जो कि अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 6। तो इसमें हमें बताना है बैंकों का बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो बैंकों के बैंक के नाम से किसे जाना जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है SBI, बी है RBI, सी है BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया और डी है BOM यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो जिनका भी जवाब है यहाँ RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब होगा। RBI की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और ये बैंकों का बैंक है, क्योंकि इसके अंदर बैंकों के खाते खोले जाते हैं, ना कि आम इंसान के। क्लियर है इतनी बात यहाँ तक की? और इसी के साथ अगर हम RBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल को। और अगर ईयर की बात करें तो 1935 को हुई थी। क्लियर है? और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो हैं वो प्रेजेंट में क्या है? इसके गवर्नर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इसमें हमें बताना है कौन सा विटामिन ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। तो हमें बताना है इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी है विटामिन सी है विटामिन के और डी है विटामिन ए। तो जिनका भी जवाब यहाँ जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, उनका जवाब एकदम सही होगा। विटामिन के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि विटामिन के जो है ये ब्लड का थक्का यानी कि ब्लड यहाँ पर रक्त, तो ये रक्त का थक्का जमाने का काम आता है। आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर बाद क्या होता है, वहाँ पर एक थक्का सा जम जाता है और वो जो जमाने का काम करता है वो कौन करता है? यही विटामिन के काम करता है।
चलिए, और इसी के साथ अगर बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी रोग हो जाता है। और यहीं अगर हम बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम की अगर हम बात करें, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है भारत के पहले वायसराय का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड मेयो और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉर्ड कैनिंग, उनका जवाब एकदम सही होगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वायसराय हुआ करते थे और यही भारत के क्या हैं, यही अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। जी हाँ, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय का खिताब किनको दिया जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि यही थे। और इसी के साथ हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो ये भारत के ये थे बंगाल के ये गवर्नर थे। क्या थे ये? गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड मेयो की अगर हम यहाँ बात करें, तो लॉर्ड मेयो वो व्यक्ति हैं, इन्हीं के काल में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। और लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें, तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था? रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, और पहली जो रेलगाड़ी भारत में चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने। कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। और कौन से वर्ष चली थी? तो 1953 में चली थी। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज, बी है अहमदाबाद, सी है फिरोजाबाद और डी है कोच्चि। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनका जवाब एकदम सही होगा, क्योंकि फिरोज़ाबाद को जाना जाता है सुहाग नगरी के नाम से, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? चूड़ियाँ। तो सबसे ज़्यादा चूड़ियों के लिए फेमस कौन है? तो चूड़ियों के लिए फेमस है कौन? बताइए। फिरोजाबाद। तो इसको इसलिए सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और चूड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? फिरोज़ाबाद है। और कन्नौज की अगर हम बात करें, तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, या खुशबुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज को। और यहीं अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद ये भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। और कोच्चि की अगर हम बात करें, तो कोच्चि को जाना जाता है पूर्व के वेनिस के नाम से। किसके नाम से? पूर्व का वेनिस। तो पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। तो पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है कोच्चि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ऑप्शन नंबर ए है 55, बी है 65, सी है 75 और डी है 85। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं टोटल? 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं, तो टोटल मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 18। कितने हैं? 18। तो टोटल मंडल 18 हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट ज़िले कितने हैं? 75 हैं। और इसी में अगर हम बात करें, तो 3 जो यहाँ पर मंडल हैं, 3 मंडल सबसे बड़े मंडल हैं। एक तो कानपुर, एक लखनऊ और एक मेरठ। एक कौन सा है भाई तीसरा अपना? मेरठ। तो ये 3 मंडल सबसे बड़े मंडल हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। ये 3 सबसे बड़े मंडल हैं। और इन तीनों मंडल के अंदर ही 6-6 ज़िले आते हैं। कितने कितने ज़िले आते हैं? 6 कानपुर के अंदर आते हैं, 6 लखनऊ के अंदर आते हैं और 6 ही किसके अंदर आते हैं तुम्हारा? मेरठ के अंदर भी 6 ज़िले आते हैं। समझ में आ गई इतनी चीज़ें? चलिए, तो बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसी के साथ अगर आप सभी ये चाहते हैं कि आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिले, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।